और दोस्तों आज हम CNS एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे। CNS एग्जामिनेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है। आपको लॉन्ग केस भी मिलता है, शॉर्ट केस भी मिलता है, UG और PG दोनों में मिलता है। ये एक ऐसा केस है जिसमें लगभग 50% लोगों को लॉन्ग केस पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती लॉन्ग केस। तो CNS एग्जामिनेशन में हम 6-7 स्टेप होते हैं, 1 बाय 1 एक एक स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन और हायर मेंटल फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन में हम 5 चीजें देखते हैं। उसको याद कैसे करेंगे हम? ABCDE। यहाँ पे ABCDE का मतलब एडोरेबल, ब्यूटीफुल, क्यूट, डैशिंग और इलेगेंट नहीं है। यहाँ पे है A से है अपीयरेंस, B से है बिहेवियर, C से है कम्युनिकेशन, ध्यान देना कम्युनिकेशन है, कॉन्शियसनेस नहीं है, D से है डिलूजन और E से है इमोशन। अपीयरेंस कैसे, किसी का मेंटल स्टेटस अपीयरेंस कैसे बताता है? जैसे हम हैं तो हमने एक नॉर्मल कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी का मेंटल स्टेटस सही नहीं है तो हो सकता है कपड़े यहाँ से फटे हों, ठीक है, वो कपड़ा यहाँ से इस तरह बहुत सारे, अगर आपने अनसाउंड माइंड पर्सन या पागल को देखा होगा तो उनके कहीं ऐसे फटे हैं, ऐसे फटे हैं, यहाँ पे पड़े हैं, कपड़े देख के तो आपको लग जाता है, आपको कोई आइडिया नहीं जा रहा है, आप बोल देते हैं ये पागल है, अनसाउंड माइंड। क्यों? सिर्फ उसका अपीयरेंस देख के कि कपड़ा यहाँ से फटा हुआ है, यहाँ से फटा हुआ है। अब क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे लोग फटी जीन्स पहनते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फटी जीन्स, तो क्या? तो अकॉर्डिंग टू CNS वो भी अनसाउंड माइंड हैं, सभी तो नहीं पहनते ना। तो आज के बाद जो यहाँ पे फटे कपड़े पहन रहे हैं इसका मतलब उनका अपीयरेंस सही नहीं है, इसका मतलब उनका CNS सही नहीं है, कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बहुत लोचा है। तो आज के बाद फटी जीन्स फैशन के रूप में नहीं पहनना है, ठीक है। तो अपीयरेंस से आप किसी का CNS इंटैक्ट है या डिस्टर्ब है पता लगा सकते हैं। दूसरा चीज है बिहेवियर। बिहेवियर से कैसे? जैसे एक बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ ज़्यादा घुल मिल के बिहेव करेगा, ठीक है, किसी अजनबी के साथ वो उतना अच्छे से बिहेव नहीं, उतना घुल मिल के नहीं, थोड़ा सा डरा होगा, उतना इजीली नहीं जाएगा। अगर कोई डॉक्टर उसके सामने आएगा तो वो थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होगा, आपसे थोड़ा रेस्पेक्ट से बात करेगा। और अगर कोई एक ऐसा बच्चा है वो अपने माँ बाप से भी उसी तरह बात कर रहा है, किसी अजनबी से भी उसी तरह बात कर रहा है, और आप आए आपको भी वैसे या एबोजू लैंग्वेज या आपसे भी मतलब नॉर्मल वैसे माता पिता के, इसका मतलब वो सबको सेम तरीके से ट्रीट करा, उसका बिहेवियर सबके लिए सेम है, इसका मतलब उसका CNS सही नहीं है, उसका बिहेवियर सही नहीं। आप आए हिस्ट्री लेने, आपका उंगली पकड़ के ऐठने लगा, सिस्टर आई इंजेक्शन छीन के उन्हीं को पहुँच दिया, लगा दिया, इसका मतलब उसका बिहेवियर सही नहीं है, इसका मतलब उसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है। तीसरा चीज है कम्युनिकेशन, ठीक है। एक नॉर्मल बच्चा क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि माता पिता से अपने लोकल लैंग्वेज उसमें बात करेगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपको रिलेटिवली ज़्यादा सम्मान के साथ बात करेगा, इज्जत के साथ बात करेगा, और कोई दूसरा अजनबी पर्सन आएगा तो उसे थोड़ा सा अवॉइड करेगा बात करने में, उतना खुल के नहीं। जैसे आपका मान लो कहीं शादी ब्याह में जाते हैं, मतलब किसी को अपोजिट पार्टनर को देखने, तो ऐसा नहीं आप शुरू हो जाते हैं अपनी कहानी बताना, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड होते हैं, धीरे 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 एक्सपोजर होते होते आप फ्लो में आते हैं, ठीक है। और आप जाके अगर पता लगा वैसे शुरू हो गए तो आपको सामने वाला क्या समझेगा? इसका मेंटल स्टेटस सही नहीं है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन से भी बात करने के तरीके से, जैसे बोला आप लोग बोल देते अरे वो तो पागलों की तरह बात कर रहा है, अपने दूसरे को सुन ही नहीं रहा था, अपनी बातें बताया जा रहा था, बोल देते ना कि उसका, तो आप सिर्फ बात ही कर रहे हैं, कोई एग्जामिनेशन नहीं की, आप उसके बातों से ही उसको असेस कर लिए कि इसका माइंड या मेंटल स्टेटस सही नहीं है। तो कम्युनिकेशन से कैसे मेंटल स्टेटस पता चलता है आप लोगों को समझ में आया। तीसरा चीज है डिलूजन। यहाँ पे 2 और टर्मिनोलॉजी डिलूजन के साथ हम एक्सप्लेन करना चाहेंगे। एक होता है इल्यूजन, एक होता है हैलुसिनेशन। इल्यूजन का मतलब होता है मिस परसेप्शन। मिस का मतलब गलत तरीके, जैसे ये पेन है, ये पेन किसी को सांप दिख रहा है, मतलब स्टिमुलस प्रेजेंट है, कोई चीज तो है जिसको वो गलत, मिस परसेप्शन। वर्ड इल्यूजन के लिए याद करना, मिस परसेप्शन। नीट 2019 में हैलुसिनेशन हालांकि आया था, हैलुसिनेशन डिफिनीशन से पाया था स्टेट पारो। तो मिस परसेप्शन इल्यूजन, कोई चीज है, ऑब्जेक्ट कोई है, उसको मिस परसीव कर रहा है। जैसे कहते हैं, कॉमन एग्जांपल देते, सांप को रस्सी समझ लिया, पेन को सांप समझ लिया,
ठीक है, रस्सी को सांप से बोल लिया, कुछ है कुछ और परसीव कर रहा है, ठीक है, उसे बोलते हैं इल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है, एक टर्म होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन को बोलते हैं परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। पेन भी नहीं, कुछ भी नहीं, रस्सी भी नहीं, फिर भी उसको सांप दिख रहा है, तो ये क्या हेलुसिनेशन, परसेप्शन, परसीव कर रहा है विदाउट स्टिमुलस, कोई ऑब्जेक्ट नहीं, कोई स्टिमुलस नहीं है, तो ये हेलुसिनेशन। तो एग्जाम्पल था, मतलब उसका ये था कि परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस इज नोन है, तो हेलुसिनेशन, इल्यूजन, डिल्यूजन, ये था, इस तरह के वो था। डिल्यूजन का मतलब होता है फर्म एंड फॉल्स बिलीफ, फर्म एंड फॉल्स बिलीफ डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंट्राडिक्टरी एविडेंस, एकदम उसको फर्म एंड फॉल्स बिलीव है, ठीक है, जबकि आप कंट्राडिक्टरी एविडेंस प्रस्तुत कर रहे हो तब भी वो पेशेंट एक्सेप्ट नहीं। जैसे ना कि मोदी देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, मोदी बहुत अच्छा काम, मतलब थोड़ा पॉलिटिकल हो गया, इसको उस पर मत लीजिएगा, क्या कर रहे हैं, ठीक है, मोदी को किसी ने चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन हम मानते हैं कि मोदी चाय बेच रहे हैं, देश बेचते हुए लोग देख रहे हैं लेकिन ना मान नहीं रहे हैं, तो क्या है, डिल्यूजन, कि मोदी देश नहीं बेच रहे हैं और चाय बेचे हैं, मतलब इसको पॉलिटिकल उस पर नहीं लेना है। तो डिल्यूजन क्या है, फर्म एंड फॉल्स बिलीफ डिस्पाइट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंट्राडिक्टरी एविडेंस बट पेशेंट कैन नॉट एक्सेप्ट, ठीक है, कंट्राडिक्टरी एविडेंस आप दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं देखो ये इतने कागजात हैं, ये चीज ऐसे ऐसे हुए हैं, फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या है, डिल्यूजन। आपका इल्यूजन क्लियर हुआ, हेलुसिनेशन क्लियर हुआ और डिल्यूजन। नेक्स्ट चीज है इमोशन, ठीक है, इमोशन क्या है, इमोशन एक मेमोरी भी एक टाइप की, ठीक है, तो इमोशन क्या है, इमोशन एक प्रकार की मेमोरी, ठीक है, इमोशन किसी चीज को, ठीक है, उससे जो लगाव होता है इंसान का, एक वो होता है, उसे बोलते हैं इमोशन, ठीक है, इमोशन एक प्रकार की मेमोरी भी है। तो होता क्या, इमोशन से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं कि इमोशन का जनरेशन कहाँ से होता है, जनरेट कहाँ से होता है, और कंट्रोल कहाँ से होता है, ठीक है। तो इमोशन का जो जनरेशन होता है, जनरेट होता है लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम में एक पार्ट होता है एमागडेला, क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम, और इसमें भी एक पार्ट होता है एमागडेला, इससे इमोशन का जनरेट होता है, और कंट्रोल इमोशन का सी फॉर सी कार्टेक्स से होता है, जो ब्रेन का कार्टेक्स पार्ट होता है ये इमोशन को कंट्रोल करता है। तो देखो इमोशन जनरेट हर किसी में होता है, होना ही होना है, ठीक है, जिसका इमोशन पे अपने कंट्रोल जितना अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ में आप उतने आगे जाओगे। आपका ये सार्वभौमिक सत्य है, इमोशन पे कंट्रोल, ठीक है, जो हमारे पांच वो हैं, नयन, आंख से देखना, जीभ और ये सारी चीजें, पंच वो हैं, आपको वो डायरेक्शन मतलब इन्वायरमेंट चीजों में डिस्टर्ब करते हैं, आपका उस पर कंट्रोल जितना अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ में आप उतने आगे जाएंगे। तो इमोशन जनरेट हर किसी में होता है, और कंट्रोल आपको करना है, जिसका कार्टेक्स जितना स्ट्रांग उतने वो अच्छा करेगा, ठीक है। इमोशन के लिए एक सेंटेंस बोला जाता है कि अगर आप किसी को 10 या 10 सेकंड से लगातार 10 या 10 सेकंड से ज़्यादा आप देखेंगे तो इमोशन आपका जनरेट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप मान लो किसी अपोजिट को, किसी को भी आप 10 या 10 सेकंड से ज़्यादा देखोगे लगातार, तो ऐसा वो ब्रेन की फिजियोलॉजी कहता है, तो आपका क्या हो जाएगा उसके प्रति इमोशन, इमोशन मतलब मेमोरी, फिर ठीक है, जाने के बाद फिर उसका चेहरा याद आएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो अब इमोशन जनरेट होगा, अब डिपेंड करता, बहुत लोगों का कार्टेक्स बहुत अच्छा है, कंट्रोल कर ला जाते हैं, कुछ लोग उसी में खो जाते हैं, ठीक है, उसी में खो जाते हैं, और फिर खोते खोते कुछ ज़्यादा खो जाते हैं, तो विशेष साइकिल चल जाता है, फिर करियर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा तो है नहीं किसी को देखोगे नहीं, देखना भी जरूरी है, एज आपकी ऐसी है, देखे भी नहीं रहा जा सकता, तो इसके लिए क्या करना है कि जैसे इसमें एक कंडीशन है, 10 या 10 सेकंड तक लगातार देखोगे तो इमोशन जनरेट हो जाएगा। तो क्यों हम 10 सेकंड, हम 2-2 सेकंड में 4 देख लेंगे, 4 दुनाई 8 सेकंड हुआ, हमें क्या हुआ, वैरायटी भी मिल गई, वैरायटी मिल गया और इमोशन भी जनरेट नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। तो क्या करना, फायदा इसमें किसका है, आपका ही फायदा है, मतलब दोनों है, तो दोनों मतलब अपोजिट उसके लिए भी है, मेल फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, या जो भी कंडीशन है, ठीक है। 2-2 सेकंड में आप 4 देख लिए, ठीक है, 2 सेकंड इनफ होता है, इतना 2 सेकंड बहुत होता है, नहीं ज़्यादा आपको नहीं 2 सेकंड में नहीं आया तो 3 सेकंड देख लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 देख लीजिए फिर,
ठीक है। आपको ध्यान देना है, 10 सेकंड तक लगातार नहीं देखना है, वेरिएशन में मिलेगा और इमोशन भी जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो आपका मेंटल स्टेटस में सीएनएस एग्जामिनेशन लोगों को बहुत टफ लगता है। मुझे देखो एक चीज होता है कि कहते हैं ना, जो चीज आपको जितना टफ लगे, जो चीज आपको जितना टफ लगे उस पर इतनी प्रैक्टिस कर दो आसान हो जाए। टफ हमें कोई चीज क्यों लगता है? प्रैक्टिस। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम से फोबिया क्यों होता है? एमबीबीएस के बाद एग्जाम से फोबिया खत्म कर दो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इतना पीसीटी पीसीबी इतना एग्जाम दे देते हैं, और लोग अपने पूरे लाइफ में उतना एग्जाम नहीं देते होंगे जितना एमबीबीएस के लड़के फर्स्ट ईयर में एग्जाम देते हैं। उसके बाद एग्जाम से डर ही खत्म हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बार बार प्रैक्टिस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक खली साहब को जानते हो ना? खली साहब क्या हुआ, एक बार किसी सभा में एक नींबू था, उनके अंदर ताकत थी भाई, 200 कुंटल के इतना वो पहलवान आदमी, एक नींबू को कस के निचोड़े, ठीक है, निचोड़ के उसके बाद रख दिए, कहे अगर इस सभा में कोई है, अब इसमें कोई 3 बूंद नींबू का रस निकाल देगा तो मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा। उनको पता है हमारे भुजाओं में इतनी ताकत है, ये किसी नॉर्मल इंसान आए थे उसमें, ठीक है, उसमें एक बंदा उठ के आया, दुबला पतला एकदम, आके उसको निचोड़ के 4 बूंद निकाल दिया। अब खली साहब का हालत खराब, साला मैं कहाँ 2-3 कुंटल का आदमी, इतना भुजाओं में ताकत पहलवान आदमी, ये 2 हड्डी का इंसान, और मेरे निचोड़ने के बाद। तो उससे पूछा कि कैसे आपके वजन? कहे आप नहीं जानते हैं, हम ट्रेन में नींबू ही चना नींबू बेचते हैं, तो इतना निचोड़ने की प्रैक्टिस हो गई है ना कि इसलिए हम निचोड़ के रख दिए, समझ लो। तो इससे क्या बढ़ता है? प्रैक्टिस, ठीक है। ताकत नहीं बनी, प्रैक्टिस, वहाँ प्रैक्टिस थी। खली साहब निचोड़े थे, उसमें भी 4 बूंद निचोड़ दिया। वो ट्रेन पे नींबू ही निचोड़ के बेचते ना, इससे जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ से निचोड़ के निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है, मैं इतना पढ़ा, मुझे ये सब चीज़ें याद क्यों नहीं, इतने लोगों को पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाते पढ़ाते सीएनएस सबसे, हमें पढ़ाना सबसे आसान सीएनएस होता है, उसके बाद दूसरा सैम। ये 2 चीज़ें हमको अपने पीजी लाइफ में सबसे टफ लगती थी, उस पर इतना प्रैक्टिस कर दो कि वो सबसे आसान बन जाए। ये अंदर की बात है कि मुझे जो सबसे चीज़ें टफ लगती है उस पर इतना ज़्यादा प्रयास करता हूँ कि सबसे आसान। अभी तुम लोग को लगता है सीएनएस बहुत, देखो सीएनएस मतलब एबीसीडी, अभी आपको एबीसीडी में सीएनएस खत्म कर देंगे, ठीक है। तो सीएनएस बहुत आसान है। तो आपका मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन हुआ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर मेंटल फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हायर मेंटल फंक्शन। तो ध्यान देना है, हायर मेंटल फंक्शन में 10 पॉइंट है, ठीक है, 10 पॉइंट है। हायर मेंटल फंक्शन में कितने पॉइंट है? 10 पॉइंट। निमोनिक क्या है? कोमा, ठीक है, कोमा फंड सिरैक, कोमा फंड सिरैक, 5 ये हुआ, 5 ये टोटल 10 पॉइंट है। तो कभी कभी हायर मेंटल फंक्शन के पॉइंट ही पूछ लिए जाते हैं, आप 10 पॉइंट बता दो, आपका बहुत अच्छा। जैसे मेरे एग्जाम में, एमडी के एग्जाम में 10 पॉइंट पूछा गया था, मैंने बताया, उसको किया, बहुत अच्छा नंबर मिला था, ठीक। लॉन्ग केस था टीबीएम का, ट्यूबरकुलम मेनिंजाइटिस का। तो अब ध्यान दीजिए, पहला चीज है कॉन्शियसनेस, जो मैंने वहां सी से बताया था, क्या था? कम्युनिकेशन। तो ध्यान देना है, वहां पे कम्युनिकेशन था, कंफ्यूज नहीं गया। कम्युनिकेशन मेंटल स्टेटस का पार्ट है और कॉन्शियसनेस हायर मेंटल फंक्शन है। कॉन्शियसनेस का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन टुवर्ड सराउंडिंग्स, अपने सराउंडिंग्स के इंटरेक्ट करने को कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसे, अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कोई आंखें ऐसे खोल के हुआ है तो कॉन्शियसनेस है नहीं। अगर जैसे आप ये पेन है, उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहा, आंखें खुली ऐसे, तो वो कॉन्शियस नहीं है। इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर आपने मूवी देखा हो मुन्ना भाई एमबीबीएस, उसमें क्या था नाम? मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो पेशेंट था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, ठीक है, उसमें क्या था, वो पेशेंट की आंखें एकदम खुली हुई थी, ठीक है, लेकिन इंटरेक्शन नहीं था। वो क्या था? अनकॉन्शियस था, ठीक है, वो अनकॉन्शियस था। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है इंटरेक्शन टुवर्ड सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग के अराउंड इंटरेक्ट करने को कॉन्शियसनेस। अब कॉन्शियसनेस के जो क्या होते हैं, 5 स्टेजेज होते हैं, 5 स्टेजेज होते हैं। स्टेज 1 को बोलते हैं डिलेरियम, स्टेज 2 को बोलते हैं लेथार्जी, स्टेज 3 को बोलते हैं ऑप्टेंडेशन, स्टेज 4 को बोलते हैं स्टूपर, स्टेज 5 को बोलते हैं कोमा। डिलेरियम का मतलब है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब कॉन्शियसनेस थोड़ा सा कम हो जाना।
जो अलर्टनेस है, जितना नॉर्मल अलर्टनेस होना चाहिए उतना अलर्टनेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एकदम नींद में नहीं होगा, एकदम नहीं, एकदम नॉर्मल बैठा होगा, लेकिन जैसे क्लास में कुछ लोग बैठे होते हैं, पूछा जाए तो एकदम लगता है कहीं और थे, ध्यान कहीं और था। ठीक है, तो डिलीरियम का मतलब होता है क्लाउडीनेस ऑफ कॉन्शियस। लेथार्जी का मतलब होता है कि वो प्रॉपर जैसे थोड़ा सा सिडेशन स्टेज में, उतना एक्टिविटी नहीं, जैसे आंखें हालांकि उसमें भी खुली रहती है ऐसे। ठीक है, उतना एक्टिविटी उसकी नहीं अच्छा होगा। ठीक है, उसमें एक नॉर्मल होगा, थोड़ा सा क्लाउडीनेस में क्या होगा, थोड़ा सा डिक्रीज होगा डिलेरियम में। ठीक है, बाकी वैसा, और इसमें थोड़ा सा झपकी भी ले सकता है वो करके। ऑप्टेंडेशन में क्या होगा, ये लिथार्जी से थोड़ा ज़्यादा है, सीवियर फॉर्म लिथार्जी समझ लेते हो। लेकिन क्या होगा, अगर इसको, इसमें क्या होगा, नॉर्मल साउंड पे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, ऑप्टेंडेशन में क्या है, आपने जैसे कोई ऐसे है लिथार्जी से सो रहा है, जैसे बोला राम, तो हाँ जी, ठीक है, ऐसे नाम लेने पे, उसका वो करने पे रिस्पॉन्स कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑप्टेंडेशन। स्टूपर में क्या होगा, स्टूपर में लाउड साउंड पे रिस्पॉन्स करे। नॉर्मल जैसे कहा, जैसे मान लो तुम्हारा नाम राम है, राम, कोई रिस्पॉन्स खूब तेज राम, जब कोई तेज आवाज दोगे कान के पास जाके तब रिस्पॉन्स करेगा। तो ये लाउड साउंड पे रिस्पॉन्स करेगा, ये नॉर्मल साउंड पे ही रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, स्टूपर पे होता है नॉर्मल साउंड पे भी नहीं, कोमा में होगा लाउड साउंड पे भी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, आप बहुत पेनफुल स्टिमुलेशन देंगे तो हो सकता है मोमेंट थोड़ा सा कर दे, लेकिन आंखें नहीं खुलेगा, और एकदम कोमा में होगा तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं करेगा। ठीक है, तो पेन पे भी रिस्पॉन्स ना करे, एकदम कोमा। लाउड साउंड पे रिस्पॉन्स करे, बहुत लाउड साउंड पे स्टूपर। नॉर्मल साउंड पे वैसे तो लिथार्जी, आँख मूंदी है, सो रहा है जैसे, लेकिन नॉर्मल साउंड पे रिस्पॉन्स कर दे रहा है। और तुम्हारा लिथार्जी है, सुस्त है, और लेकिन आंखें के खोल रहा है बीच बीच में, तो लिथार्जी है। डिलेरियम थोड़ा सा कॉन्शियसनेस क्लाउडी हो रहा है, थोड़ा सा कॉन्शियसनेस। तो ये कॉन्शियसनेस की क्या होता है, उसकी 5 स्टेजेस क्या है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन हम किस किस में, TPP होता है, टाइम प्लेस पर्सन। ओरिएंटेशन टाइम प्लेस पर्सन। अब इसमें जो गलती तुम लोग करते हो, क्या कहते हैं, बच्चे आके पूछेंगे कितना बज रहा है, कितना बज नहीं रहा, बस उसको दिन रात बता ले बस। जैसे पेशेंट है, उसे दिन है कि रात है, अगर वो दिन रात बता रहा है, इसका मतलब उसका ओरिएंटेशन टुवर्ड्स टाइम है। अभी तुमसे पूछ ले जाए टाइम बता पाओगे, 8 बज रहा है 9 बज रहा है, नहीं ऐसे बता पाओगे बिना घड़ी देख के ना। तो ये चीज़ नहीं, तुम्हें दिन और रात ही पूछना है। अगर बता रहा है प्लेस का मतलब उसे पूछे कहाँ हो तुम, अगर वो बता रहा है हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल में, अगर बता रहा नहीं घर पे है, आगरा में है, दिल्ली में, तो इसका मतलब उसका प्लेस की तरफ ओरिएंटेशन सही नहीं है। ठीक है, पर्सन के बाद जैसे पूछा मैं कौन हूँ, बता दिया डॉक्टर हैं। ठीक है, और मदर फादर उसे पूछे ये कौन है, मम्मी पापा हैं। ठीक है, और तुमको मतलब तुम पूछे मैं कौन हूँ, कह पापा हो। ठीक है, वो पूछ रही मान लो फीमेल डॉक्टर, तो मम्मी हो। ठीक है, इसका मतलब उसका ओरिएंटेशन पर्सन के अगेन सही नहीं है। तो ओरिएंटेशन में 3 TPP, टाइम प्लेस पर्सन, 3 चीज़ों को देखते हैं, कैसे हिस्ट्री लेते हैं, कैसे पूछते हैं, कैसे एग्जामिनेशन करते हैं, वो क्लियर हो। अब मेमोरी, मेमोरी में तुम लोग गलती क्या करते हो, तुम लोग शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं होता। मेमोरी में 3 तरीके की चेक किया जाता है, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट। मेमोरी कितने 3 तरीके चेक किया जाता है। पहला है इमीडिएट, दूसरा होता है रिसेंट, तीसरा होता है रिमोट। ठीक है, इमीडिएट का मतलब जैसे तुमने बात अपना नाम बताया, जैसे मैंने उसको नाम बताया मेरा नाम अशोक है, क्या नाम है, क्या बताया, तो बता दिया आपका नाम अशोक। कोई तुरंत बता के तुरंत पूछना है कोई चीज़, तो ये इमीडिएट मेमोरी। ठीक है, रिसेंट मेमोरी मान लो जैसे शाम को आप इसका एग्जामिनेशन करो, तुमने पूछा सुबह क्या खाए थे, उसने बता दिया सर दूध पिए थे, थोड़ा सा ब्रेड खाए थे। ठीक है, या चाय पिए थे। ठीक है, बड़ा हो तो सर माहौल बना के सर सुट्टा मार के आए थे, या पैक बना के आए हैं। ठीक है, जो भी उतना वो बता दिया सुबह के टाइम, शाम को पूछ रहे हैं देर, मतलब तो ये हुआ रिसेंट, जल्दी की बात है। रिमोट का मतलब आपने पूछा मान लो 10 साल, आप पहली बार प्राइमरी में स्कूल कब गए थे, पहली बार आपका बर्थडे कब मनाया गया। ठीक है, इस तरह का चीज़ें, लॉन्ग ड्यूरेशन की चीज़ें पूछना, तो रिमोट मेमोरी। आपने पूछा पहली बार तुम्हारा बर्थडे कब, पहली बार तुम स्कूल कब गए, ये सारी चीज़ें बता दिया। ठीक है, पहली बार किसी शादी में तुम कब गए, दूर की चीज़ें बता दिया। तो आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म वो अलग चीज़ है, लेकिन आपको जो मेमोरी चेक करना है 3 तरीके से, इमीडिएट, रिसेंट और रिमोट, तीनों मेमोरी आप एक एक चीज़ पूछिए तो ठीक।
अब दूसरा होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को हिंदी में बोलते हैं तार्किक विचारधारा, तर्क संगत विचारधारा, ठीक है। तर्क से पूछना है। जैसे मान लो तुम लोग हो, ठीक है, तुम लोग में जैसे मान लो पूछ लिया गया कि जैसे मतलब वो है, दो लड़कियां हैं, ठीक है, दो लड़कियों में पूछ लिया गया कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है। मान लो जैसे दो लड़कियां हैं, वो दोनों लड़कियां हैं, ठीक है, उससे पूछा गया, आपसे पूछा गया, आप बताओ इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, ठीक है, तर्क संगत। आप तर्क बताओ क्या क्या सिमिलरिटी है, या पूछ लेंगे क्या डिफरेंस है, कपड़े में क्या, हाँ कपड़े का कलर अलग है। जैसे तुम सिमिलरिटी, दोनों 2020 बैच की हैं, दोनों डॉक्टर हैं, दोनों लड़की हैं, दोनों व्हाइट अपहरण पहने हैं, ये सब सिमिलरिटी है। डिफरेंस क्या है, दोनों का कपड़े कलर अलग है, दोनों की हाइट अलग हो सकती है, दोनों अलग अलग सिटी के हो सकते हैं, दोनों के मम्मी पापा अलग हैं, और इसलिए अलग होंगे, दोनों बहनें नहीं होंगी, तो ठीक है। ये सारी चीजें क्या डिफरेंस, तो अपने तर्क पूर्वक तर्क से बता दिया डिफरेंस, तो क्या होगा, तार्किक विचारधारा को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। आपने तर्क से उस चीज को बता दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो इसका होता है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को, इसके लिए दो मेथड होता है, एक होता है डिजिट फॉरवर्ड मेथड, एक होता है डिजिट बैकवर्ड मेथड। डिजिट फॉरवर्ड मेथड और डिजिट बैकवर्ड मेथड। जैसे मान लो अपने क्या किया, 6 4 5 5 4 3 2 1 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। और एक हमने आपने 1 2 3 4 5 6, तो उसे पूछना है, ठीक है। तो क्या होगा, डिजिट फॉरवर्ड में वो ज्यादा बता लेगा, डिजिट बैकवर्ड में वो जल्दी जल्दी नहीं बता पाएगा, कम बता पाएगा, ठीक है। जैसे एक 6 साल का बच्चा होता है तो डिजिट बैकवर्ड में 3 डिजिट तक ही बता पाता है, डिजिट फॉरवर्ड में वो 6 डिजिट तक बता लेता है, आसान होता है। तो क्या है, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग दो तरीके से, डिजिट फॉरवर्ड मेथड और डिजिट बैकवर्ड मेथड से चेक करते हैं। मैंने नॉर्मल भाषा में अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को कैसे आपको पूछना है, कैसे जानना है, वो मैंने बताया कि जैसे सिमिलरिटी और डिफरेंस क्या है। अब्स्ट्रैक्ट मतलब तर्कपूर्वक, जैसे नहीं तार्किक क्वेश्चन आते थे ना कि मम्मी का ये है, इनका ये है, तो उनका रिलेशन क्या होगा, ऐसे आते ना क्वेश्चन। नेक्स्ट है फंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फंड ऑफ इंफॉर्मेशन में ये होता है कि जैसे उसको एक साथ कई चीज, कि तुम पहली बार स्कूल कब गए थे, कौन सा ड्रेस पहने थे, ठीक, वहाँ पे कौन कौन दोस्त मिले थे, ठीक है, और आपने मम्मी पापा से क्या बोल के आए थे। तो फंड ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब एक ही चीज नहीं, कई चीजों को उसको रिलेट कर पाए वो, ठीक है। उससे आपने कई चीजें पूछा, सबको वो रिलेट करके, यानी उसने इंफॉर्मेशन को फंड मतलब इकट्ठा करके रखा हुआ है। फंड ऑफ इंफॉर्मेशन ये भी हायर मेंटल फंक्शन को बताता है। अभी तुमसे पूछते प्राइमरी बहुत सारी चीजें नहीं, किससे मिले थे, पहली बार क्या गए थे, ठीक है, कौन से कमरे में गए थे, बहुत सारे लोग को इतना अच्छा। अभी एक चीज ध्यान देना है, उसका एज अप्रोप्रिएट पूछना है। अब पता लगा 4 साल 5 साल का बच्चा है, तुम पूछे पड़े हो, बड़ी बड़ी चीजें नहीं बता पाएगा, उस एज के अप्रोप्रिएट जो नॉर्मल चीजें हैं वही आपको पूछना है, ठीक है। तो फंड ऑफ स्पीच हम बहुत बड़ा है, अलग से पढ़ाएंगे, कम से कम 1 घंटा लगेगा, तो स्पीच अभी हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, स्पीच हम अलग से अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है इंसाइट। इंसाइट का ये मतलब होता है अपनी चीजों को, अपनी बीमारियों को एक्सेप्ट करना और जानना। इंसाइट के बेसिस पे आप साइकोसिस और न्यूरोसिस को डिफ्रेंशिएट करते हैं। साइकोसिस का मतलब होता है पागलपन, समझ लो पागल, जैसे साइजोफ्रेनिया। न्यूरोसिस का मतलब होता है जैसे डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन में उसको पता होता है अपनी हो रही है। हाँ, अगर सीवियर डिप्रेशन होता है तो उसमें साइकोसिस भी आ जाता है, ठीक है। तो वो उसमें साइकोसिस और न्यूरोसिस दोनों कॉमन फीचर आते हैं। जैसे क्या हुआ, डिप्रेशन वाला बच्चा क्या 4 बजे उठ जाएगा, पंखा देखता रहेगा, अपने बताया कि यार मुझे पढ़ाई नहीं हो रही, बहुत डिप्रेस है, भूख नहीं लग रहा है, वो नोजिया वोमिटिंग होता रहता है, ठीक है। और डिप्रेशन के काज अलग अलग हो सकते हैं, इंटरनल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है। जैसे मान लो किसी का कोई एग्जाम में फेल हो गया, किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी के मम्मी पापा से कुछ रिलेशन ऐसे, मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, उस चीज़ पे खरा नहीं, तो बहुत सारी चीज़ हैं, कारण हो सकते हैं। एक्सटर्नल कारण हो सकता है, इंटरनल हार्मोनल कोई यूज कर, तो इंटरनल वाला तो बहुत डेंजरस होता है। अगर एक्सटर्नल है तो उसको काउंसलिंग करके वो सारी चीज़ें ओवरकम किया जाता है। इंटरनल है तो जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म में डिप्रेशन बहुत कॉमन है, ठीक है, क्योंकि सारे हार्मोन वो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंटरनल काज हो सकते हैं। एक्सटर्नल बहुत सारे ड्रग्स हैं जो डिप्रेशन काज कराते हैं, ठीक है, ड्रग्स यूज भी की जाती हैं डिप्रेशन में ट्रीट करने के लिए। तो इनसाइट के बेसिस पे आप साइकोसिस न्यूरोसिस, ठीक है, जैसे आप ओपीडी बैठे हैं
एक पेशेंट आया, सर मैं बहुत परेशान हूँ, रात को 4 बजे उठ जाता हूँ और पंखे देखता रहता हूँ। क्यों? सर नेक्स्ट आ गया है, अब समझ में नहीं रहा क्या पढ़ेंगे, 6 दिन का पेपर है, इतना बड़ा वो है, समझ में आ रहा। अब हम यही सोचते हैं कि 20 बैच वाले 19 बैच का लड़का है, सर 20 बैच वाले कितने लकी हैं, उनको 1 साल मिल जा रहा है। 18 बैच वाले सोचते हैं तो और दुख होता है, देखो ये लोग निकल गए। और कहीं 17 बैच वाले सोच लेते हैं तो और ज़्यादा होता है कि देखो लोग यहाँ से पास होके और आगे चले गए। ठीक है, हम ही लोग के साथ क्यों ऐसा हुआ? तो 19 बैच का हूँ सर, नेक्स्ट आ गया इसलिए परेशान हूँ। मतलब वो अपनी समस्या को खुद बता रहा है, खुद आ रहा है। और तो इसका मतलब उसको न्यूरोसिस है। एक बंदा ऐसा है जो खुद नहीं है, उसको 4 लोग पकड़ के लाए, कोई हाथ पकड़े हुए है, कोई वो पकड़े हुआ है। अगर किसी को टांग के बांध के ला रहे, इसका मतलब वो साइकोसिस है, खुद नहीं आएगा। आपको कोई क्या दिक्कत है, आप पागल है? नहीं, अरे आप पागल हैं, हम पागल हैं, वो आपको ऐसे बोलेगा। और उससे बहुत बच के रहना। अगर ऐसा कोई 4 लोग पकड़ के आ रहे तो पहले अपने टेबल पर बैठा रहना, डॉक्टर नहीं दिखाना है, उठ के अलर्ट लगना भागने के लिए। क्योंकि अभी वो कांड सुने जो सर्जरी वाला, सर्जरी की लड़की को मार दिया था चाकू से, ठीक है, तो उसमें बहुत अलर्ट हो जाना। अगर 4 लोग बांध के आ रहे हैं तो ठीक है, वो साइकोसिस को बताता है। उसको पहले देख लेना, कुछ हाथ में ऐसा नहीं है, कुछ आसपास ऐसा कुछ पड़ा नहीं है, नहीं तो पता लगा इतना पढ़ाई, इतना पढ़ के पता लगा, इतना मेहनत करके नेक्स्ट निकाले, डिप्रेशन ऑपरेशन होके, और पता लगा माहौल उसने ख़राब कर दिया। ठीक है, तो इन साइड से आप साइकोसिस और न्यूरोसिस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अपनी बीमारी को खुद जानना, अपनी चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये उसका मतलब इनसाइट, मतलब अपनी चीज़ों को जान रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, रिलीज रिफ्लेक्सेज। होता क्या, जैसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेज होते हैं, मोरोज रिफ्लेक्सेज होते हैं, आपने पढ़ा होगा। 28 वीक पे अपीयर होना शुरू करते हैं, 32 वीक पे पार्शियल होता है और 37 वीक पे कंप्लीट हो जाता है, और 3 से 6 महीने पे डिसअपियर हो जाता है। होता क्या है, जैसे ये हमारा मान लो फ्रंटल लोब है, तो फ्रंटल लोब क्या होता है, ये प्रिमिटिव जो रिफ्लेक्स होते हैं, एक समय पे 3 से मान लो 6 महीने का आ गया, तो फ्रंटल लोब से इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है। ये इनहिबिटरी न्यूरॉन इसको इनहिबिट करता है, रिलीज रिफ्लेक्सेस को। फ्रंटल लोब का जो इनहिबिटरी न्यूरॉन है वो इनहिबिट, मान लो किसी ने फ्रंटल लोब की इंजरी हो गया, किसी ने किसी से मार दिया या कोई इन्फेक्शन हो गया, कुछ इस फ्रंटल लोब का आपका इंजरी हो गया, तो फ्रंटल लोब से जो कनेक्शन था, इनहिबिटरी न्यूरॉन था, कंट्रोल था, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, ये खत्म हो जाएगा। ये खत्म हो गया तो क्या ये प्रिमिटिव रिफ्लेक्स अब जो दब गए थे वो रहेंगे? तो अगर कोई 8-9 साल का बच्चा उसको मोरोज आ रहा है, कोई 6-7 महीने का, 10 महीने का बच्चे मोरोज आ रहा है, तो ये तो नॉर्मल नहीं है। तो क्या हुआ, रिलीज का मतलब जो इनहिबिटेड थे वो रिलीज हो गए रिफ्लेक्सेस। तो अगर किसी को फ्रंटल लोब का इंजरी हो गया तो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स डिसअपियर हो गए थे समय के साथ, मैच्योरेशन के साथ, वो फिर से अपीयर हो जाएंगे। इसी को बोलते हैं रिलीज रिफ्लेक्सेस। रिलीज रिफ्लेक्सेस इसका मतलब फ्रंटल लोब को, फ्रंटल लोब कैलकुलेशन हुआ, जितने मैथमेटिकल एक्टिविटी, जितने वो होता है, ठीक है, एक्टिविटी, ये फ्रंटल लोब से गवर्न होता है। फ्रंटल लोब कैलकुलेशन के लिए बहुत होता है। मैथमेटिकल एक्टिविटी, जिनका फ्रंटल लोब जितना अच्छा होता है, मैथमेटिक्स उसका उतना अच्छा होता है। लड़कों का थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है, लड़कियों का भी होता है, तो हर जगह वही टॉप करें तो ये चीज़ बोल भी नहीं सकते ना, ऐसा माना जाता है कि जो। और ये कौन सा फ्रंटल, लेफ्ट वाला, ठीक है, लेफ्ट सेरेब्रम ज़्यादा फंक्शन होता है। ठीक है, तो रिलीज रिफ्लेक्सेज आपको समझ में आया क्यों, हायर मेंटल फंक्शन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन क्या है, हायर मेंटल। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा, आप कैलकुलेशन का मतलब ये है, कोई 4 साल का बच्चा है, अब उसको दे दिए 997 और खूब टक भाग गुड़ा, तो नहीं कर पाएगा ना। आपने इसको कह दिया चलो ठीक है, गुड़ा करके 4 साल के बच्चे, ये नहीं, उसकी अप्रोप्रिएट। 10 साल के लिए बच्चे, हाई स्कूल इंटर मतलब या 8वीं 9वीं क्लास के बच्चे के दिए तो ये ठीक है, ठीक है, तो उसके अप्रोच, अब कोई 5-6 साल का बच्चा जोड़ घटाओ गुड़ा भाग उसके अनुसार देना है। तो कैलकुलेशन क्या, हायर मेंटल फंक्शन, अगर वो कैलकुलेशन कर ले रहा है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो आपका ये 10 हायर मेंटल फंक्शन में आते हैं। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या, इंटरेक्शन टुवर्ड्स सराउंडिंग्स। 5 स्टेज होते हैं, डिलेरियम, लेथार्जी, ऑब्टेंडेशन, स्टूपर, कोमा। उसके बाद दूसरा होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन TPP देखते हैं, टाइम, प्लेस, पर्सन के अगेंस्ट। टाइम के लिए दिन है, रात है। पर्सन वो अपना मदर फादर को और डॉक्टर को अलग अलग पहचाना। प्लेस आप कहाँ पे हो, हॉस्पिटल हो, घर पे हो, कहीं और हो, ठीक है। मेमोरी का इमीडिएट, रिसेंट, रिमोट। इमीडिएट कोई चीज़ आप बताए तुरंत पूछे, रिसेंट सुबह उसने क्या खाया था, क्या पिया था, क्या पहना था, इस तरह। रिमोट आपको पुरानी चीज़ें, पहली बार स्कूल कब गया था, इस तरह का पूछे। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तार्किक विचारधारा, ठीक है, जैसे
दो बच्चों के बीच में सिमिलरिटी पूछ लिए, डिफरेंस पूछ लिए, या डिजिट फॉरवर्ड और डिजिट बैकवर्ड मेथड का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है फंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फंड ऑफ इंफॉर्मेशन में आपको क्या है, कई चीज़ों को एक साथ पूछना, ठीक है। पहली बार स्कूल का कौन सा कपड़ा पाए, किससे बात किए, ठीक है, कौन से कमरे में, आपके कमरे का कलर क्या था, ये सारी चीज़ें फंड ऑफ एक साथ कई चीज़ों को पूछ लिए। नेक्स्ट होता है स्पीच। स्पीच हम अलग से डिटेल में, जितना समय इतना सब का लगा, स्पीच अकेला उतना समय लेगा, ठीक है। इंसाइट में अपनी चीज़ों को जानना, अपनी बीमारी को, अपनी प्रॉब्लम को जानना, खुद आके बताना, ये इंसाइट होता है। इसके बेसिस पे हम साइकोसिस और न्यूरोसिस में डिफ्रेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट होता है रिलीज रिफ्लेक्शन। रिलीज मैंने फ्रंटल लोब जो होता है वो इनहिबिटरी न्यूरॉन होता है जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स को इनहिबिट करके एज के साथ खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी को फ्रंटल लोब डैमेज हो गया तो इनहिबिटरी कंट्रोल लॉस हो जाएगा, तो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स हो जाएंगे वो एज इनअप्रोप्रिएट एज में आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे। इसको रिलीज रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। और कैलकुलेशन अपने एज के अनुसार उस एज अप्रोप्रिएट पे वो कैलकुलेशन कर ले रहा है, तो इसका मतलब वो सही है। कोई एक चीज, हाँ एक चीज यहाँ पे छूटा, अटेंशन स्पैन। ऐसे एक दो है, एक ऐसे अब 10 थिंकिंग, एक है अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन का मतलब किसी चीज पे कितना देर आप फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अटेंशन स्पैन के लिए बोला जाता है कि ये 3 साल पे स्टार्ट होता है। 3 साल के पहले होता ही नहीं अटेंशन स्पैन, ठीक है। 5 साल पे ये 5 मिनट के लिए आ जाता है, देखो 5 मिनट, 5 साल पे 5 मिनट के लिए। 3 साल पे स्टार्ट होता है, 3 साल के पहले अटेंशन स्पैन होता नहीं, 5 साल पे ये 5 मिनट के लिए आ जाता है, ठीक है। और ये मैक्सिमम अटेंशन स्पैन जो होता है, अटेंशन स्पैन किसी भी उसमें एक समय मैक्सिमम कितना होता है, 40 मिनट के आसपास होता है, 40 टू 45 मिनट। इससे ज्यादा किसी का अटेंशन स्पैन एक साथ एक समय हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब इनका सिग्निफिकेंस क्या है, आपको अगर याद हो तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की एज क्या है, 3 साल के पहले तो नहीं होता। प्राइवेट स्कूल में एडमिशन की एज 3 साल के तक। सरकारी स्कूल में क्या है 5 साल। तो ज्यादा समझदार कौन है, सरकारी वाले प्राइवेट? प्राइवेट में ज्यादा समझदार। यहाँ तो भाई अटेंशन स्पैन सिर्फ आया 1-2 मिनट का होगा, क्या सीखेगा, क्या पढ़ेगा, बुझे? कम से कम 5 मिनट तो सीखेगा, ABCD छोटा बड़ा 1 2 3 इतना तो सीख ही जाएगा ना। यहाँ तो फालतू बस पैसा उसके लिए होगा, ठीक है। और मैक्सिमम अटेंशन स्पैन मैंने 40-45 मिनट का। इसीलिए देखोगे हाई स्कूल इंटर हर जगह देखो तो पीरियड कितने बनाए जाते हैं, एक क्लास 40 मिनट का बनाया जाता है। चल अब ये तुम कहोगे सर मेडिकल कॉलेज में तो 1 घंटे का होता है। तो भाई मेडिकल कॉलेज में 12 बजे मान लो 12 से 1 क्लास है, 12:10 तक तुम लोग आते हो, 10 मिनट तक, ठीक है। उसके बाद 12:50 पे जैसे होता है 40 मिनट हो गया, तैसे छोड़ दीजिए सर, छोड़ दीजिए सर, भगवान के लिए छोड़ दीजिए, भूख लग गई है, शुरू हो जाते हो। तो आपका अटेंशन स्पैन तो 40 मिनट ही रहा ना, होता ऐसा नहीं। 10 मिनट आने में, अटेंडेंस लेने में, माहौल में खत्म हो जाता है। 10 मिनट बाद आप पहले ही माहौल बनाना शुरू कर देते हो, सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए। तो आपका एक्चुअली में अटेंशन स्पैन 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं होता है। अब क्या होगा, अभी तो 3 साल पे एडमिशन करा रहे हैं। जब हम लोग के समय हम लोग के बच्चे आएंगे तो हम लोग पहले UPT कराएंगे, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हुआ तो अल्ट्रासाउंड बाद में कराएंगे, फिर जाके कोटा में एडमिशन कराएंगे। भैया 2-3 महीने बाद, 7-8 महीने बाद एक मेहमान आ रहा है, इसका एडमिशन कर लो, एक सीट होना चाहिए, ठीक है। कोटा, आकाश, एलन में जाके एडमिशन कराएंगे ना, कंपटीशन इतना बढ़ जा रहा है, ठीक है। पहले से तैयारी करें तभी तो नेक्स्ट को फेस करेगा। हाँ, इसको नेक्स्ट भी देना है तो अभी से इसको वो करते हैं, ठीक है। हम लोग तो बचपन तो चला जा रहा है इसमें, ठीक है। तो आपको रो पता लगा वहाँ से अल्ट्रासाउंड कराने का है, फिर पता लगा उसमें तो मतलब वैसे ही होता नहीं, भोर की जांच होती नहीं, फीमेल निकल गई तो थोड़ा दुविधम रहेगी, नहीं यार मतलब चलो ठीक नहीं, चलो ठीक है, अब तो मतलब वो चीज़ नहीं है तो करके। तो क्या हुआ, हम लोग के समय तो पहले से एडमिशन, पहले सीट कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो अटेंशन स्पैन का क्या सिग्निफिकेंस, 3, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल में 3 साल पे एडमिशन होता है, प्राइवेट स्कूल में प्राइवेट में 3 साल पे, गवर्नमेंट में 5 साल पे अटेंशन और मैक्सिमम। अच्छा ये बताओ, अब जैसे अटेंशन स्पैन आपका खत्म हो गया, ठीक है, खत्म क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो यूज हो जाते हैं। अच्छा अब जैसे बात आई कि आपका तो क्या तरीका है कि मतलब कैसे उसको आपको अटेंशन स्पैन लाने का। तो जैसे रिलैक्स करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके, कुछ लोग क्या हैं ऐसे आराम से रख के झपकी मार लेते हैं थोड़ा देर, कुछ लोग क्या करते हैं वीडियो गेम शुरू कर देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं फेसबुक स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग व्हाट्सअप, कुछ लोग इंस्टाग्राम, ठीक है, कुछ लोग आराम हेड डाउन कर लेते हैं। तो आपको ये बताना है क्या सभी लोग रिलैक्स कर रहे हैं, सब लोग का अटेंशन स्पैन वापस आ जाएगा इतने कंडीशन में, क्या जो हेड डाउन करके आराम से हो गया है
हाँ, सबका आ जाएगा। क्यों? अरे भाई जो इंस्टाग्राम दिमाग नहीं लग रहा, देख रहे हो, ठीक है, फेसबुक को अरे इसका मैसेज आ गया, यही तो मैं इंतजार था, ठीक है, फिर खुश हो गए, ठीक है, फेसबुक अरे यही तो 4 दिन से ढूंढ रहे थे, ठीक है, मिल गया। तो क्या सब लोग रिलैक्स कर रहे हैं कि सिर्फ जो आराम से हेड डाउन करके है, हेड डाउन जी, जो फोन चला रहा है उस वही सिर्फ रिलैक्स करेगा, वो नहीं। आपका 40 मिनट यूज किया, टेंशन स्पेन खत्म हो गया, अब नहीं हो रहा है, तो आपको रिलैक्स करना है, रिलैक्स करने के बाद आ जाएगा। तो रिलैक्स करने के तरीके लोगों के अलग अलग, कोई इंस्टाग्राम चला, कोई फेसबुक पर, कोई वो करके एक हेड डाउन करके रहा, कोई एक झपकी थोड़ा मार के करके, ठीक है, कोई गाना सुनने लगा। तो क्या सारे लोग का अटेंशन स्पेन मतलब फिर से वापस है, सारे लोग सेम रिलैक्स कर रहे हैं कि सबका अलग अलग हुआ? हाँ, सेम रिलैक्स करें, मतलब सबका अटेंशन स्पेन फिर से आ जाएगा, 40 मिनट काम करेगा। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, सबका आ जाएगा? प्रैक्टिकली क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही, सबका आ जाएगा, सबका आ जाएगा। क्यों? समझो इसकी कॉन्सेप्ट समझो। जैसे ये है, एक ये पाथवे है, एक ये पाथवे, एक ये पाथवे, ठीक है, ये 4 पाथवे सीएनएस का, ठीक है। तो होता क्या, मान लो इसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर ए यूज हो रहा है, इसमें बी यूज हो रहा है, इसमें सी, इसमें डी, ठीक है। तो आपका यहाँ 40 मिनट हो गया, तो आपका ये ए वाला सारे न्यूरोट्रांसमीटर खत्म हो गए, ठीक है। तो अब क्या होगा, वहां बचा नहीं, इसलिए आपका अटेंशन स्पेन लॉस हो जाता है। जब आप इस पाथवे में आ गए, तो भाई इसका न्यूरोट्रांसमीटर थोड़ी यूज कर रहे हो, उसका तो बन रहा है ना, धक्का-धक बन रहा है। आप चाहे तो इस पाथवे का यूज करो, चाहे इस पाथवे, 3 पाथवे है। तो जो ये कर रहा है, फोन चला रहा है, उसका भी, उसमें फोन चला, मान लो इसमें स्टाइल कोलिन हो रहा है, इसमें नारिन, इसमें डोपा, इसमें डोपटा, इस तरह का हो जाए। तो भाई यहाँ तो डोपा डोपटा यूज हो रहा है ना, तो हमको तो एस्टिन कोलिन वाला चाहिए पढ़ने के लिए उसमें, ठीक है। तो वो भी, तो ये गलत फहमी है कि सिर्फ हेड डाउन वाला ही रिलैक्स कर रहा है, सब रिलैक्स करा। इसलिए देखो कि 5 मिनट गाना सुनने के बाद, इंस्टाग्राम चलाने के बाद फिर से तुम वही अटेंशन स्पेन सेम चीज पढ़ पाते हो। तो ऐसा सुनने देखने में लगता है कि उसका नहीं, जो हेड डाउन कर रहा है वो ज्यादा। हाँ, फर्क इतना है कि जो हेड डाउन कर रहा है वो गाना सुन रहा है, एक गाने के बाद उठ के और लग जाएगा। अब आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो आप 1 घंटे बाद वहां से हटोगे, 2 घंटे बाद, यहाँ पे दिक्कत है। बाकी ये वाला सीएनएस के अनुसार कोई दिक्कत नहीं। अब फेसबुक घुस गए, आप 2 घंटे बाद निकल रहे हैं, 1 घंटे बाद, ये वाली प्रॉब्लम है। लेकिन रिलैक्स सब लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक आपको मेंटल स्टेटस, एग्जामिनेशन और हायर मेंटल फंक्शन समझ में आएगा। अगर किसी को कोई क्वेरी होगा तो चैनल पे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। चैनल को जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब करें और एटलीस्ट लाइक तो कर ही दिया करो। थैंक यू, धन्यवाद।